हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चन। मैंने 7 क्वेश्चन तक आपको करवा दिए थे और आपको वो आगे भी गए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो नीचे हमें समीकरण दे रखे हैं वो समीकरण निकाय असंगत हैं। असंगत की कंडीशन की बात मैंने आपको जब करवाया था, देखिए मैंने जब आपको क्रैमर रूल पढ़ाया था, क्रैमर रूल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कब हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक मिलेगा, कब हमारे पास सॉल्यूशन इन्फिनिटी मिलेंगे और कब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसके मैंने आपको 3 केसेस लिखाए थे। तो देखिए जब हमारे पास डेल्टा, डेल्टा का मतलब जो एक्स वाई जेड ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट लेकर जब हम इनका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आती है, तो ये तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको 3 नोट लिखवाए थे, तो ये तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो इस यूनिक सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है वो संगत है, संगत हम बोलते हैं इसको, इसको संगत बोलते हैं। और इसके अलावा जो दो कंडीशन बच गई हमारी कि डेल की वैल्यू तो 0 हो और उसके अलावा डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2 होना चाहिए, इक्वल्स टू डेल 3 इक्वल्स टू 0। इस केस में हमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलते थे। तो इस केस में भी हमारा जो ये समीकरण निकाय आता है वो असंगत होता है। और तीसरा केस ये था कि डेल की वैल्यू तो 0 हो, लेकिन इनमें से डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से कोई एक भी अगर अशून्य में अगर हमें मिलता है तो वहाँ पे निकाय का हल क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, और समीकरण निकाय वहाँ पे भी हमारा असंगत होता है। तो उसके साथ यहाँ पे आप ये 3 बातें और लिख लीजिए कि इस केस में तो जो समीकरण निकाय होगा वो संगत होगा, बाकी 2 केसेस में हमारा समीकरण निकाय असंगत होगा। देखिए डेल जहाँ पे 0 मिलता है, ये थर्ड ऑर्डर की बात है, डेल यहाँ पे डेल की वैल्यू 0 मिलती है, वो समीकरण निकाय असंगत होंगे। ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो देखिए अब हमें इन दोनों में से एक केस को प्रूव करवा देना है कि या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि समीकरण निकाय हमारा असंगत है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, आप फर्स्ट क्वेश्चन खुद कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में करवा रही हूँ आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखे हैं इसमें x प्लस 6y प्लस 11 दे रखा है। सेकंड इक्वेशन में 3x प्लस 20y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन हमें दे रखे हैं इनमें वेरिएबल्स तो 3 हैं, x y और z। ये देखिए सेकंड इक्वेशन में दिखा हुआ है हमारे, और हमें इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन किसी इक्वेशन में हमें 2 ही वेरिएबल दे रखे हैं। देखिए पहले वाले में हमें z नहीं दे रखा है और थर्ड वाले में हमें x नहीं दे रखा है। तो इनके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए थर्ड इक्वेशन में x नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा के 0x, तो x का कोफिशिएंट 0 तो मान नहीं सकते हैं, तो ऐसे हमें मानना पड़ेगा। और फर्स्ट वाले में हमें z नहीं दे रखा है, तो इसकी जगह 0z ये और ऐड कर देंगे हम प्लस में 0z, मतलब z का कोफिशिएंट 0 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे कोफिशिएंट्स की, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 0 लिख देंगे, थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 लिख देंगे, ऐसे मान के सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि जो हमारे एक साइड में हमारे वेरिएबल्स ही आते हैं और दूसरी साइड में बिना वेरिएबल्स वाले आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 11 के साथ कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं है, तो 11 को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। यहाँ पे 3 देखिए, 3 को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे 1 को भी दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो मैं देखिए इन इक्वेशंस को पहले अरेंज करती हूँ। मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया ताकि इसमें आपको सभी बातें पता चल जाएँ कि आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको लिख लीजिए, आसानी सॉल्व हो जाएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, पहले मैं इक्वेशंस को अरेंज करती हूँ। अब ये देखिए मैंने इन इक्वेशंस को अरेंज कर लिया है। अब हमें सॉल्यूशन के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो मैट्रिक्स थ्योरी सिद्धांत से, हम मैट्रिक्स आव्यूह सिद्धांत जो हम बोलते हैं उससे तरीके से सॉल्व करते हैं एक तो, और दूसरा मैंने आपको क्रैमर लॉ ये वाला तरीका भी बताया था। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्रैमर लॉ जब करवाया था, आपको क्रैमर लॉ जब करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कब क्रैमर लॉ में आपके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, कब पॉसिबल है कब नहीं पॉसिबल है, कब इसके सॉल्यूशन इन्फिनिटी हमें मिलते हैं। तो हम और संगत असंगत वाली बात भी मैंने क्रैमर लॉ वाले सॉल्यूशन में ही आपको बताई है। तो ऐसा अगर कुछ केस आता है कि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ देता है कि सिद्ध कीजिए कि इस क्वेश्चन के इस समीकरण निकाय के अनंत हल हैं या इस समीकरण निकाय का हल संभव नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमें समीकरण निकाय का हल है वो क्रैमर लॉ से ही करना है। ठीक है, तो इस केस में भी मैं क्रैमर लॉ से ही हल करना चाहती हूँ पहले। तो सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए डेल्टा जिसे हम बोलते हैं। तो ये डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जो भी हमें वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं उनके कोफिशिएंट से हम ये डेल्टा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है एक्स कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 है।
यहाँ पे हमें एक्स के लेने हैं पहले कॉलम में। अगर ये इनका ऑर्डर थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो तो हम पहले ऑर्डर को भी अरेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमें ऑर्डर मिला था एक्स वाई जेड ऐसे ही। अगर ये वाई एक्स जेड होते तो पहले हम एक्स को ही लिखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 0 आएगा, वाई का ऑर्डर 6 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 18। ये ऐसे लिख लेती हूँ डेल में। इसके बाद देखिए मुझे x का सॉल्यूशन चाहिए और y का z का, तीनों का सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए मैं डेल का सॉल्यूशन भी लिख देती हूँ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं इसमें फर्स्ट रो को लेती हूँ, तो साइन देखिए 1 इंटू देखिए ये वाली कॉलम रो तो हट जाएंगी, 20 इंटू माइनस का 18 हमारे पास आएगा माइनस का 360, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए प्लस का 36 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस का साइन 6, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं इसको सॉल्यूशन। 33 इंटू माइनस का 18, ये हमारे पास आया माइनस का 54, ये माइनस का 54 आया, और 0 इंटू 6 तो 0 ही हो गया है। इसको सोल्व करते हैं जब हम, तो हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास मिलता है माइनस का 324, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमें प्लस का 324 मिलता है। तो देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। तो ये देखिए डेल की वैल्यू तो हमें 0 के इक्वल मिल गई है, और असंगत की एक कंडीशन तो यही थी कि डेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमें असंगत दिखाना है, तो देखिए या तो हम ये कंडीशन प्रूव कर दें कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये तीनों 0 हैं, या डेल 1 डेल 2 में से कोई भी हमें अशून्य मिल रहा है तब भी हम उसे असंगत कह देंगे। तो देखिए अब डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनकी बातें हमें करनी है। तो डेल 1, सबसे पहले डेल 1 में देखती हूँ। डेल 1 में हम क्या करते हैं, डेल 1 हम लिखते हैं तो डेल 1 हम लिखते हैं तो डेल 1 में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के जगह पे हम लिख देते हैं, कॉलम की जगह हम लिख देते हैं जो हमें इक्वेशन के बराबर में दिया हुआ होता है, ये -11 माइनस का 3 माइनस का 1। तो डेल 1 में फर्स्ट कॉलम के इक्वल लिखेंगे हम, ये देखिए माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1। फर्स्ट कॉलम को मैंने रिप्लेस कर दिया है, और सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज ही रहेंगे। ये देखिए 0 माइनस का 6 आया, ये माइनस का 18। ये देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये देखिए मैं इसका सोल्यूशन लिखती हूँ। ये देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आया कि माइनस का, इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो माइनस का 11 इंटू माइनस का 3 इंटू 324 आया हमारे पास। और ये देखिए ये तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से आया। उसके बाद -6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 48, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए -11 को हम 324 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया 3564 आया, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 288 आया। अब देखिए ये हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 6 आया, इस यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे हमारे पास ये आया, ये है इसका सॉल्यूशन 3276 आया। तो देखिए हमारी कंडीशन क्या थी, डेल की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक भी अगर अशून्य मिल जाता है, इसका मतलब अशून्य का मतलब किसी एक की भी जगह अगर 0 नहीं आता है तो वो केस हमारे असंगत की ही होती है। यहाँ पे देखिए डेल 1 है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिल रही है, वो डेल 1 है, डेल नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये समीकरण का एक ऐसा है, असंगत है। ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ से। ऐसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव कीजिए, दोनों कंडीशन में से आपको कोई सी भी अप्लाई हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को जब प्रूव करेंगे तो पहले तो आपको डेल को 0 दिखाना होगा, उसके बाद आप डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों की वैल्यू निकालिए। अगर डेल 1 की वैल्यू आपके नॉन 0 आ जाती है तो आप वहीं लिख देंगे कि असंगत है। अगर आपकी डेल 1 की वैल्यू 0 आती है तो आपको डेल 2 की भी निकालनी पड़ेगी, फिर डेल 3 की भी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 0 या तो ये कंडीशन फॉलो हो जाए या ये कंडीशन कोई सी भी, तो आप बोल देंगे कि समीकरण निकाय हमारा असंगत है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखिए क्रैमर लॉ से सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, और एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं तो उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्रैमर लॉ से सॉल्व करने में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट में वही वेरिएबल्स जो हमें दिए हुए रहते हैं उनके कोफिशिएंट को लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, माइनस का 143 हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखेंगे। ये आप देख लीजिए, मैंने आपको ये बहुत पहले सिखा भी दिया था। उसके बाद देखिए हमें क्रैमर लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें डेल 1 डेल 2 डेल 3 हमें चाहिए होते हैं। तो डेल 1 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट कॉलम को मैं ये दे रखे हैं, मैं इक्वल में 16 5 और 4 इनसे रिप्लेस कर दूंगी मैं। देखिए 16 5 और 4 इनसे रिप्लेस किया, और सेकेंड और थर्ड कॉलम मैं एज इट इज रखूँगी। ये देखिए 4 माइनस का 2 ये 1 आ गया। इसकी वैल्यू मैं निकालती हूँ तो देखिए सोल्यूशन में लिख दिया है माइनस का 286 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए डिटर्मिनेंट्स को, या तो आप एक कॉलम या रो के दो एलिमेंट्स को 0 करके सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं इसके।
अब देखिए एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू हमारा आता है डेल 1 अपॉन डेल, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो डेल 1 की वैल्यू तो मैंने लिख दिया है माइनस का 286, ये हमारी आई थी, और डेल की वैल्यू आई है माइनस का 143। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया है, और 143 को 143 का भाग देंगे 286 में, तो ये हमारे पास आएगा 2 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब देखिए ये तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, x की वैल्यू 2 आएगी। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा डेल 2 अपॉन डेल। डेल 2 कैसे निकालेंगे, हम सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे। इस वाले डेल में सेकंड कॉलम को 16, 5 और 4 से रिप्लेस करेंगे, तो डेल 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू आप निकालिए और डेल का भाग दीजिए। डेल की वैल्यू मैंने निकाल रखी है ये, और z की वैल्यू निकालेंगे तो डेल 3 में डेल का भाग देंगे। तो ये आगे का आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने ऐसे करवाया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका होमवर्क है। ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे ग्रामर लॉ समझने के लिए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें डिटरमिनेंट्स की सहायता से, सारणिकों की सहायता से निम्न समीकरणों को हमें हल करना है। ये दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट सारणिकों की सहायता से, पहली बात तो ये कि सारणिकों की सहायता से हमें, मैंने आपको सारणिकों की सहायता से ही बताए थे दोनों, ये क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं हम, और जो मैट्रिक्स थ्योरी बताई थी उसके सहायता से भी हम ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सारणिकों की सहायता से हमें मेन रूप से हमें क्रैमर लॉ से ही करना होता है। तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे क्रैमर लॉ से ही करेंगे। आप क्रैमर लॉ ही होता है इसका मतलब, तो आप क्रैमर लॉ से कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रैमर लॉ से मैंने आपको पहला ये वाला क्वेश्चन भी बताया था, तो इसको भी आप कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं ये डायरेक्ट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। देखिए 1/x, 1/y और 1/z के रूप में हमें दे रखे हैं। तो देखिए इनको सॉल्यूशन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें देखिए ऐसे घबराना नहीं है। इसको भी सॉल्यूशन हम देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो 1/x दे रखा है हमें, 1/x, 1/y और 1/z दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन में बात कर रही हूँ मैं। तो इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले यही हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इनको ही हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/x की जगह हम मानते हैं ए मान लेते हैं स्मॉल ए, और 1/y की जगह हम मान लेते हैं स्मॉल बी, और 1/z की जगह हम मान लेते हैं स्मॉल सी। ये मैंने मान लिया। तो हमारे इक्वेशन देखिए अब क्या हुए, 2 इंटू 1/x था, तो 1/x की जगह तो मैंने ए मान लिया, तो 2a प्लस का 3b आया और प्लस का 10c आया हमारे पास इक्वल्स टू 4। ये तो था हमारा इक्वेशन। यहाँ पे आएगा 4a माइनस का 6b और प्लस का 5c इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आएगा 6a प्लस का 9b माइनस का 20c इक्वल्स टू 2। अब ये देखिए साधारण इक्वेशन बन गए हैं, इनको हम क्रैमर लॉ से सोल्व कर सकते हैं। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो हमने ये इक्वेशन अभी तक सोल्व किए थे, यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या थे, एक्स वाई जेड थे, तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हम निकालेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे आएगी, डेल 1 अपॉन डेल से, बी की वैल्यू आएगी डेल 2 अपॉन डेल से, और सी की वैल्यू डेल 3 अपॉन डेल से आएगी। तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और ए बी सी की किसकी जगह हमने माना था, मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास 2 आती है, 2, तो जो हमने माना है उसमें रख दीजिए आप। देखिए हमने माना आया था कि 1/x की इक्वल होता है ए, तो देखिए 1/x के इक्वल आ गया 2, तो x की वैल्यू कैसे आएगी इसमें, x इक्वल्स टू 1/2। ऐसे हम x की, y की, z की तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है ये। इसमें हमें थोड़ा सा घुमाया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने इसको सोल्व कर लिया है। देखिए मान के आपको सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लिखा है कि हमें आव्यूह सिद्धांत की सहायता से, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर हमें निम्न समीकरण निकायों को हल करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, तो मैं आव्यूह सिद्धांत की सहायता से सोल्व करवा देती हूँ ये क्वेश्चन आपको। तो मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके पास सोल्व करवा रही हूँ। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 2 वेरिएबल्स के हमारे पास एक्स और वाई में, और ये थर्ड और फोर्थ 3 वेरिएबल्स के हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको दोनों सोल्व करना बता रखे हैं। तो मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए हमें देखिए 5x + 7y + 2 = 0 दे रखा है। मैंने कहा था कि इक्वल्स के एक तरफ हमारे पास वेरिएबल्स वाले होने चाहिए, दूसरी तरफ बिना वेरिएबल्स वाले होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 2 को हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा। इस तरह से दूसरे इक्वेशन में देखिए 3 को भी हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो इधर तो सारे बच जाएंगे, जो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे वेरिएबल्स वाले बचेंगे, यहाँ पे बिना वेरिएबल्स वाले। तो इन इक्वेशंस को पहले मैं अरेंज करती हूँ। ये देखिए मैंने इन इक्वेशंस को अरेंज में कर लिया है। देखिए सॉल्यूशन में ये देखिए मैंने इनको अरेंज कर लिया, -2 -3 लिख दिया है मैंने, 2 + 3 को इनको। अब देखिए अब आव्यूह सिद्धांत से हमें हल करना है, तो आव्यूह सिद्धांत से हल करने के लिए हमें 3 मैट्रिक्स माननी पड़ेंगी, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ये हमें माननी पड़ती हैं। तो ए मैट्रिक्स में हमारे क्या आता है, ए मैट्रिक्स में हमारे आते हैं कोफिशिएंट, जो भी हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं उनके कोफिशिएंट आते हैं हम इसमें।
यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में हम x के कोफिशिएंट लिखेंगे, 5 और 4 दे रखे हैं हमें यहाँ पे x के कोफिशिएंट। सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट 7 और 6 दे रखे हैं। देखिए दूसरी मैट्रिक्स में आती है x, कैपिटल X है। कैपिटल X का मतलब जो भी हमें वेरिएबल्स दिए होते हैं, जो भी हमें चर दिए हुए होते हैं, उनको हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहाँ पे हमें x और y ये 2 वेरिएबल्स दे रखे थे। और तीसरी मैट्रिक्स आती है कैपिटल B। कैपिटल B का मतलब हमें इक्वल में क्या क्या दे रखा है वो इस मैट्रिक्स में आएंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है -2 और -3, तो ये मैट्रिक्स में हमने इसमें लिख लिए हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AX इक्वल्स टू B हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी है, हमें X मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी है। हमें X और Y की तो वैल्यू निकालनी है, और X और Y आ रहे हैं कैपिटल X में, तो हमें कैपिटल X मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, X इक्वल्स टू हमारा आएगा A इनवर्स और B, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो हमें ए का क्या निकालनी पड़ेगी, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। ए की हमें इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए और बी तो हमें दे रखा है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए देखिए, इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए खास बात ये होती है कि सबसे पहले हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे खास बात ये भी है कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो एडजॉइंट हम इसका डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो पहले हमें डायगोनल दे रखा है उसके तो हम पोजीशन चेंज कर देंगे। देखिए 6 और 5 मैंने लिख दिया, और दूसरे डायगोनल में हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज का मतलब चिन्ह परिवर्तन कर दिया मैंने। ये देखिए तो एडजॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन भी चाहिए हमें। डिटरमिनेंट के रूप में अगर इसको लिखेंगे हम तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। देखिए सॉल्यूशन ये आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, 30 - 4 × 7, 30 - 28 हमारे पास आया 2, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 2। अब ए इनवर्स में क्या करते हैं हम, एडजॉइंट ए में हम इसका भाग देते हैं, तो इसका मतलब एडजॉइंट ए में हमें 2 का भाग देना है, तो वो हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स जाएगी। तो ये देखिए ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या आएगी, एडजॉइंट में हम 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे -7/2 आया, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 5/2 आया। ये हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाल ली है। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए मैं सोल्व करती हूँ इसको। ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई के रूप में मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो हमारी है ए इनवर्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है और ये हमारी एक्स मैट्रिक्स है। उसके बाद देखिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में प्लस का साइन लगाया है। इनको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ये वैल्यू कौन सी मैट्रिक्स की आई है, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स की आई हैं। और एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास ये देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, और इनके इक्वल आया हमारे पास 9/2 और -7/2। तो मैंने आपको बताया था इसके बाद हमें जो संगत अवयव दिए हुए होते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट दिए हुए होते हैं, वही हमारे सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 9/2 और y की वैल्यू हमारे पास आई -7/2। तो ऐसे हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में हमें ए इनवर्स ऐसे नहीं फाइंड आउट करना है, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा प्रॉपर वे से, उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है और फिर उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। उसमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी हमारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें निकालना है ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो ए मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की दे रखी है, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एडजॉइंट निकाल के। उसके बाद हमें ये लीनियर इक्वेशन भी दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व करना है हमें। तो देखिए इस लीनियर इक्वेशन से जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी ए मैट्रिक्स कौन सी, जो कोफिशिएंट को वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लेने पे बनती है हमारी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स बिल्कुल ए के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो देखिए हम अगर आव्यूह सिद्धांत लगाते हैं तो उसमें भी हम ए मैट्रिक्स निकालते हैं और क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स तो निकालना है ही, तो ए इनवर्स भी हमारा निकल ही जाएगा। तो इसके बाद अगर हम आव्यूह सिद्धांत से हल करें तो हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा ये, और आप चाहें तो क्रैमर रूल से भी फॉलो कर सकते हैं इसको, तो उससे भी आपका सोल्यूशन वही आएगा। आप चाहें जिस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आव्यूह सिद्धांत से थोड़ा आपका ईजी पड़ेगा, तो आपको चाहें जिस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा वे करना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इन दोनों आव्यूह को हमें मैट्रिक्स को हमें गुणा करना है और उसकी सहायता से हमें ये जो इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, हमें लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहीं इसमें काम आ रहा होगा, तो उसका यूज़ करना है और उनका सॉल्यूशन निकालना है। आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका यूज़ करके लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्रैमर लॉ से निकालिए, या आप आव्यूह सिद्धांत से किसी से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप, यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, कहाँ हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। व्युत्क्रम आव्यूह का मैंने आपको पहले बताया था, इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है हमें इसकी।
तथा इसकी सहायता से निम्न समीकरण को भी हल करना है। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये कंडीशन भी दे रखी है हमें। तो ये कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये हमारे क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे इक्वेशंस ही बन जाएंगे। ये देखिए मैं इसकी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, और इनको जब सोल्व करती हूँ, इसको देखिए मैं कैसे मल्टीप्लाई करती हूँ पहले मैं, देखिए आप आंसर में ये तो आप निकाल लेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स तो, और मैं इसका सोल्यूशन लिखती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं इस फर्स्ट रो को पहले इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 मल्टीप्लाई हुआ x, 0 से y 0 हो गया तो प्लस x प्लस जेड आएगा हमारे, ये तो है x प्लस जेड। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x प्लस वाई आएगा। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूँगी तो y प्लस जेड आएगा। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए इस वाली मैट्रिक्स में 2 का हमें भाग देना है, 2 का भाग दूंगी तो यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे 3z, यहाँ पे आएगा माइनस का x, और प्लस हमें करना है इस मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इनको मैं एक साथ ही लिख देती हूँ मल्टीप्लाई और ऐड करके जो भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 का भाग दिया तो ये आया y, बीच में साइन है प्लस का दोनों मैट्रिक्स में, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 का भाग दूंगी मैं 6z में तो ये आया 3z, बीच में साइन है प्लस का, और 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 ही आया ये तो। उसके बाद देखिए 2 को मैं भाग देती हूँ -2x में तो ये देखिए माइनस का x आया। उसके बाद 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस का 2 आया, ये देखिए। अब देखिए हमें इक्वेशन मिल रहे हैं, ये x प्लस जेड है वो इक्वल है y प्लस 4 के। देखिए मैंने बताया था आपको जो इसके संगत अवयव आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देते हैं, तो x प्लस जेड हमारा इक्वल आया y प्लस 4 के। तो मैं देखिए सारे इक्वेशंस को लिखती हूँ, इससे सॉल्यूशन हमारे ये आए। लेकिन अभी हमें इक्वेशंस नहीं मिले हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए देखिए मैं वेरिएबल्स को एक साइड लेती हूँ, तो मैं y को इस तरफ ले देती हूँ, तो मैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 लिख सकती हूँ इसको। और इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगी, 2x, x पहले लिया है मैंने, देखिए y माइनस का 3z इक्वल्स टू 0 आ गया है। ऐसे ही आपको भी चेंज करना है। ये देखिए x को पहले लिखती हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस का y प्लस का z इक्वल्स टू 2। तो ये 3 इक्वेशन हमें मिल गए हैं, और इनसे सोल्यूशन निकालना हम आसानी से जानते हैं। और इनसे जब सोल्यूशन निकालेंगे, जब आप ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो देखिए यही हमें मैट्रिक्स मिलेगी, और इसका इन्वर्स हम यहाँ पे निकाल चुके होंगे, तो हम आवर्त सिद्धांत की सहायता से इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए 15 में हमें लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा है, वो ए दे रखा है, तो इसके शीर्ष हैं वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमें दे रखे हैं। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें LHS में देखिए ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है इसका स्क्वायर दे रखा है, तो LHS में हम इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए इसके LHS तो हमें दे रखा है, LHS को मैं लिखती हूँ ऐसे x1 y1 सॉरी LHS मैंने लिख लिया, यहाँ पे x2 आएगा, मैंने गलती से y1 लिख दिया था, ठीक है। तो अब देखिए दोनों डिटरमिनेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब आप देखिए डिटरमिनेंट्स में ये थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और इसमें भी 2 कॉलम आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे हमारा। तो देखिए 4, और ये वाली जो डिटरमिनेंट हमारी बनी ये बन गई x1 x2, यहाँ पे x3, और ये y1 y2 y3, ये 1 1 1 बन गया, और इस ऐसे ही में बनेगा x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, ये 1 1 1, ये डिटरमिनेंट हमारी बन गई है। देखिए अब इसके बाद देखिए कि हमें इसको सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो डिटरमिनेंट हमारी आती है उसमें क्या होता है कि हम हाफ करते हैं डिटरमिनेंट का, और वो डिटरमिनेंट बनती है जो त्रिभुज हमें दिया हुआ आता है उनके शीर्षों को लिखते हैं हम फर्स्ट कॉलम में तो x कोऑर्डिनेट को, सेकंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट को, और थर्ड कॉलम में हम 1 1 लिखते हैं। तो ऐसी डिटरमिनेंट हमें ये दिख रही है, और सेम ऐसी ये दिख रही है हमें, लेकिन वहाँ पे 1/2 और आता है। तो हम देखिए यहाँ पे इसको 1/2 से इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 2 से भाग 2 से गुणा करते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 से भाग और 2 से गुणा करते हैं। अब देखिए अब इस 2 ये देखिए 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, और 8 और 2 मल्टीप्लाई होकर 16 हो गया 16, लेकिन 1/2 और ये डिटरमिनेंट ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये 1/2 और ये डिटरमिनेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये 16 ये देखिए 16 क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है ऐसा। और त्रिभुज हमें कौन सा दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिए दोबारा, हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है और समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा भी दे रखी है ए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको याद हो, पहले आपने क्लासेस में पढ़ रखा है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है, पर हमारे काम आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है वो आता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये आता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए यहाँ पे हम रखते हैं 16 तो है ही एज इट इज़। तो √3/4 भुजा का हमें दे रखा है ए का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए √3/4 यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। अभी 4 × 4 16 हुआ, 16 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होके 3 आया और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 1⁴ आया, जो कि हमारा RHS है। तो देखिए ये हमने प्रूव कर लिया है। तो यही हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिसलिनियस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब मैं आपको कराऊंगी तो आप ही देख लेंगे कितने आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।